जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सत्य प्रकाश और आज हम कंप्लीट जानने वाले हैं ट्रांसफार्मर को। दोस्तों, अगर आप 12th के बोर्ड क्लास में हैं या फिर पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रांसफार्मर एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। दोस्तों, अब देखते हैं ट्रांसफार्मर होता क्या है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत शक्ति के वोल्टेज को कम या ज्यादा करने का काम करती है। ट्रांसफार्मर का सिर्फ एक ही कार्य है कि वोल्टेज को या तो कम करती है या तो बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब हम किसी भी डिवाइस को यूज़ करते हैं तो या तो हमें कभी ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है या फिर कम वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांसफार्मर वो हर जगह काम आता है जहाँ पर वोल्टेज की ज़रूरत है। वोल्टेज को या तो बढ़ाने की ज़रूरत है या घटाने की ज़रूरत है। ट्रांसफार्मर जैसे आप देखे होंगे गली में, मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगा होता है, बड़े-बड़े हाई टेंशन वायर जिससे कनेक्टेड होते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर केवल वही नहीं है, ट्रांसफार्मर कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन चलाते हैं तो उसके चार्जर में ट्रांसफार्मर लगता है छोटा-सा। जैसे आप बोरवेल देखें उसके स्टार्टर में ट्रांसफार्मर लगा होता है। जैसे ये टीवी में, है ना? और कई जगह जहाँ पर एसी करंट दिया जाता है, एसी करंट से वो जब चलता है तो वहाँ ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती ही है। दोस्तों, ये हमने देखा कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर का परिभाषा मैं एक बार और बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत शक्ति के वोल्टेज को कम या ज्यादा करने का कार्य करती है जिससे उसके उपयोग में सुविधा हो सके। दोस्तों, ये है ट्रांसफार्मर। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार। दोस्तों, ट्रांसफार्मर चाहे कहीं पर लगा हो, वो केवल दो प्रकार का होता है। या तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा या तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कार्य होता है वोल्टेज को बढ़ा देना और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कार्य होता है वोल्टेज को घटा देना। जहां पर वोल्टेज को बढ़ाने की जरूरत होती है वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगता है और जहां पर वोल्टेज को घटाने की जरूरत होती है वहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगता है। यहाँ पर इसको हम कैसे समझते हैं, देखिए एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि दोस्तों, ट्रांसफार्मर के बनावट के आधार पर हम नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल और नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल को देखने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि ट्रांसफार्मर का एक बनावट हम लेते हैं ऐसा। दोस्तों, प्राइमरी कॉइल का क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है, कोर क्या होता है। देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग होता है इनपुट करंट। ट्रांसफार्मर में जो करंट हम इनपुट देते हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग कहलाता है और जो आउटपुट हम ट्रांसफार्मर से लेते हैं वो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंतर्गत लेते हैं। जैसे कि हमने ये ट्रांसफार्मर है ना, और इसमें हमने इनपुट करंट दिया तो ये जो इनपुट करंट हमने ट्रांसफार्मर को दिया वो प्राइमरी वाइंडिंग के अंतर्गत आता है। प्राइमरी वाइंडिंग में हम कनेक्ट करते हैं इनपुट करंट को और जो आउटपुट करंट है जिससे हमें बढ़ा हुआ या घटा हुआ वोल्टेज हम लेते हैं वो जो है सेकेंडरी वाइंडिंग के अंतर्गत हम लेते हैं। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर की हम बात करें दोस्तों, तो ये जो कोर होता है, जो फ्रेम होता है वो पतले पतले लोहे के ई आकृति के लोहे को, पतले पतले आकृति के ई आकार के लोहे को हम कनेक्ट करके बनाते हैं, है ना। और लोहे का हम क्यों लेते हैं, देखिए लोहे का जो रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो अन्य चालकों की तुलना में बहुत ही ज्यादा होता है। रेसिस्टेंस इसमें ज्यादा होता है। ज्यादा रेसिस्टेंस की वजह से इसमें जो करंट का सप्लाई होता है वो बहुत कम होता है ना। इसमें हम कॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते क्योंकि उसका जो रेसिस्टेंस है वो कम होता है, वो अच्छा चालक होता है। हम एक खराब चालक का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर क्योंकि ये एक फ्रेम बनाने का कार्य करता है और यहाँ पर एक, अगर इसको अच्छा चालक हम लेंगे तो यहाँ पर जो करंट का खपत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए रेसिस्टेंस से युक्त हम लोहे का इस्तेमाल करते हैं। जो पतले पतले ई आकृति के है ना, ई आकृति के फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लेमिनेट करते हैं। हर पतले पतले जो लोहे के परत होते हैं उसको लेमिनेट करते हैं, उसको है ना, उसको विद्युत रोधी बनाते हैं, उसको कनेक्ट करके आपस में एक फ्रेम तैयार करते हैं और उसमें वाइंडिंग करते हैं कॉपर का वायर, है ना। कॉपर का वायर को वाइंडिंग करते हैं, ये हमारा ट्रांसफार्मर का निर्माण करता है। यहाँ पे कितना कॉपर का वायर हम वाइंडिंग करेंगे और यहाँ कितना करेंगे वो उस ट्रांसफार्मर के क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना रहे हैं या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। अगर हम प्राथमिक कुंडली में, इसको हम प्राथमिक कुंडली कहेंगे, इसको हम द्वितीय कुंडली कहेंगे, तो अगर हम प्राथमिक कुंडली में हम कॉपर के वायर का जो है ना घेरा है ना, वाइंडिंग है, उसको हम ज्यादा करते हैं, है ना,
तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल अगर ज्यादा है तो वो क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, अर्थात वोल्टेज को कम करने वाला ट्रांसफार्मर है। अगर हम जो प्राथमिक कुंडली है उसमें घेरों की संख्या या फेरों की संख्या हम कम करें और सेकेंडरी में ज्यादा करें तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, जिसमें देखिए नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल कम होगा, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल है, तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। वो वोल्टेज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ा देगा। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ जो प्राइमरी कॉइल है वो ज्यादा होगा और सेकेंडरी कॉइल कम होगा, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। दोस्तों उसका हम बनावट अभी भी देख लिए और नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल क्या होगा उसको भी हमने देखा है। कोर क्या होता है मैं बताया, इसको लोहे के पतले पतले चपटे चपटे ई आकृति के जो आकृति के जो लोहे हैं उसको कनेक्ट करके, है ना, उसको बनाया जाता है, उसको लेमिनेट करके बनाया जाता है, आपस में कनेक्ट करके बनाया जाता है। लोहे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है, इसके कारण से, है ना, इस लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों सिद्धांत में सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के थ्योरी पर ये हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखते हैं हम म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है। दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन को देखने से पहले हमें सेल्फ इंडक्शन को जानना जरूरी है, और सेल्फ इंडक्शन को जानने से पहले करंट के सप्लाई को थोड़ा सा समझना जरूरी है। दोस्तों मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट ट्रांसफार्मर समझ में आ जाए, और दो चार अन्य सिद्धांतों को कनेक्ट करके मैं, है ना, ये वीडियो को बना रहा हूं। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि किसी चालक में, किसी वायर में हम करंट सप्लाई करते हैं, है ना, किसी भी वायर में हम करंट सप्लाई करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये चीज आप जानते होंगे। जैसे कि ये एक चालक है, मैंने यहाँ करंट दिया तो इसमें करंट सप्लाई होने लगेगा। तो करंट सप्लाई जैसे ही होगा तो इसके इस वायर के चारों, भाषा क्या कहता है, जब किसी कुंडली के बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, उसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों एक प्रयोग के माध्यम से सेल्फ इंडक्शन को कैसे देखते हैं। दोस्तों सेल्फ इंडक्शन कहता है कि जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन होता है। दोस्तों एसी करंट की क्वालिटी क्या होती है, एसी करंट की क्वालिटी क्या होती है, एसी करंट जब बहता है तो उसके बहने वाली धारा के मान में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि ये एसी करंट के लिए हमने एक ग्राफ बनाया है ना, तो एसी करंट क्या होगा, एक बार आगे बढ़ेगा, एक बार नीचे आएगा, एक बार आगे बढ़ेगा, एक बार नीचे आएगा, तो जब बीच में आएगा तो वो ऑफ होगा, है ना, ये ऑफ होगा। जैसे इसको एक परिभाषा के माध्यम से, एक प्रैक्टिकल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। जैसे हमारी लाइट जलती रहती है घर में, तो आपको पता होगा 1 सेकंड में वो 100 बार जलती है और 100 बार बुझती है ना। वो क्यों होता है, क्योंकि जो एसी करंट है वो फ्लो जब होता है तो वो रुक रुक कर फ्लो होता है। 1 सेकंड में 100 बार का जलना और 100 बार का बुझना, और ये इतनी तीव्र गति से होती है कि इसको हम नॉर्मल आंख से पकड़ नहीं पाते, है ना। तो ये वही एसी करंट हम जब कॉइल में फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना। लेकिन वो जो एसी करंट इसमें सप्लाई हो रहा है वो क्या होता है, वो परिवर्तनशील होता है, जिसके कारण से इसका जो मैग्नेटिक बल रेखाएं, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, उसके भी मान में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, स्थान में भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि एक कॉइल है, इस पे हमने करंट सप्लाई दिया है, तो करंट सप्लाई जैसे हमने दिया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, करंट सप्लाई हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट हुआ तो हमारा जो एसी करंट है वो रुक रुक कर चल रहा है, इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, उसके जो बल रेखाएं हैं उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसके जगह में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। ये तो कॉइल तो स्थिर है, लेकिन इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसमें है ना परिवर्तन हो रहा है। उसी परिवर्तन के कारण उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और प्रेरित धारा कहने का मतलब है कि वह तैयार है बिना किसी वायर के दूसरे कॉइल को अब करंट सप्लाई देने के लिए, वो अपने आप में सक्षम हो जाता है, उसी को प्रेरित धारा कहते हैं।
है ना, तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अगर हम इसमें पास में कोई दूसरा कॉइल रखेंगे तो बिना कोई वायर कनेक्शन के इसमें भी करंट सप्लाई होने लगेगा। तो इसकी जो जो जिसको हमने करंट दिया है उसकी जो क्वालिटी है उसको हम स्वप्रेरण कहते हैं, उसी को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। वह जो है वो पहले जो कॉइल जिसको हमने करंट दिया है वो अपने आप में अब सक्षम हो चुकी है कि बिना किसी वायर के कनेक्शन के वो पास रखी दूसरी कुंडली को, है ना, बिना किसी वायर कनेक्शन के करंट सप्लाई देने के लिए वो, है ना, तैयार है। उसी को हम सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरण कहते हैं। दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन्य प्रेरण, इसी के सिद्धांत पर हमारा ट्रांसफार्मर कार्य करता है। दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है? ऐसा हमने एक सेटअप तैयार किया, है ना, एक कॉइल में क्या किया, हम करंट सप्लाई दिए। करंट सप्लाई एसी करंट देना है, डीसी करंट में ये कार्य करता ही नहीं है। डीसी करंट में ट्रांसफार्मर का कोई कार्य नहीं है, एसी करंट में ही ट्रांसफार्मर का कार्य है, क्योंकि एसी करंट का क्वालिटी अलग है और डीसी करंट का क्वालिटी अलग है। एसी करंट क्या है? परिवर्तनशील होता है, निरंतर उसके मान में परिवर्तन होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे मैंने बताया, जैसे हम घरों में बल्ब रहता है तो वो 1 सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। वो कैसे चलता होगा और कैसे रुकता होगा उसको आप समझ सकते हैं उसके इस क्वालिटी से। तो दोस्तों उसी क्वालिटी के वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं बन रहा है, उसके मान में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कभी ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा तो कभी यहाँ बनेगा, कभी यहाँ बनेगा तो कभी यहाँ बनेगा, मतलब निरंतर फ्लक्चुएट होता रहता है। उस फ्लक्चुएशन के कारण अगर हम दूसरी कुंडली पास में रख देंगे तो बिना किसी वायर कनेक्शन के इसमें भी करंट दौड़ने लगेगा, है ना। यही है म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन्य प्रेरण। दोस्तों आजकल जैसे कि महंगे महंगे स्मार्टफोन आ रहे हैं जिसमें बिना वायर के कनेक्शन के उसमें चार्जिंग होता है, तो वो कैसे होता है? वो भी इसी ट्रांसफार्मर के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसमें 2 कुंडली होती है और मोबाइल में भी 1 कुंडली होती है ना, तो चार्जर में भी 1 कुंडली होती है। तो वो बिना वायर कनेक्शन के अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर इसमें करंट सप्लाई होने लगता है, जिसके कारण से मोबाइल जो है चार्जिंग होने लगता है। तो वही कार्य जो है मोबाइल में भी होता है और वही कार्य जो है ट्रांसफार्मर में भी होता है। तो उस मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जिसमें बिना वायर कनेक्शन के जो है चार्जिंग होने लगता है ना। तो मैंने सेल्फ इंडक्शन को बताया, मैंने म्यूचुअल इंडक्शन को बताया कि पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इसमें करंट दौड़ने लगता है बिना किसी वायर कनेक्शन के, कोई संपर्क ना होने की वजह से, है ना। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, परिवर्तनशील मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसी के कारण इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इसमें जो है करंट सप्लाई होने लगेगा। तो ये है म्यूचुअल इंडक्शन। दोस्तों फार्मूला देखते हैं, ट्रांसफार्मर का फार्मूला देखते हैं। दोस्तों जब मैंने जितने इंफॉर्मेशन या जितनी जानकारियां इस वीडियो में दी है उसको जब आप कनेक्ट करके, आपस में कनेक्ट करके आप देखोगे तो आपको ट्रांसफार्मर का हर कार्य जो है समझ में आ जाएगा, है ना, और स्पष्ट हो जाएगा कि जो है ट्रांसफार्मर कार्य कैसे करता है। दोस्तों देखने वाले हैं फार्मूला। जैसे कि कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो इस फार्मूला के माध्यम से आप बना सकते हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर का फार्मूला होता है वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल बटे वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल बटे नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ये जो है फार्मूला जो है ट्रांसफार्मर का फार्मूला है, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं और इसी की सहायता से हम कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, इसको हम तिर्यक गुणा कर देंगे। वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल इनटू नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल इनटू वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ये अब हमें कुछ भी ज्ञात करना हो तो यहाँ हम पक्षांतर करके ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमें वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल को इधर पक्षांतर करके वो नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल के बटन चला जाएगा और ये इनटू में आ जाएगा, हम वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल का मान ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम 2 क्वेश्चन बनाने वाले हैं, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इस फार्मूला का इस्तेमाल हम कैसे करने वाले हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से इस फार्मूला का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिए।
जैसे मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर का जो मुख्य फार्मूला होता है वो वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल बटे वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल बटे नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल होता है, जिसका हमने तिर्यक गुणा करके ये निकाला है। दोस्तों अब देखिए हमारा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अर्थात स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब वोल्टेज को बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर जिसको हिंदी में कहते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में 20 लूप वाला एक प्राथमिक कॉइल है, 40 लूप वाला एक सेकेंडरी कॉइल है, 12 वोल्ट का प्राथमिक वोल्टेज होता है और ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वोल्टेज को हमें ज्ञात करना है, जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं जस्ट कि उसके जो प्राथमिक कॉइल है ना, देखिए 20 लूप वाला प्राथमिक कॉइल मतलब उसका जो प्राइमरी कॉइल है, प्राथमिक कुंडली है, उसमें 20 लूप है। माने जो तांबा का जो यानी कि कॉपर का जो वायर है वो 20 लूप में है ना, 20 घेरे में है। और सेकेंडरी में कितना है, 40 लूप लगा हुआ है सेकेंडरी कॉइल में, है ना, और 12 वोल्ट का उसमें करंट सप्लाई दिया गया है ना। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वो वोल्टेज को बढ़ाएगा जरूर, तो कितना बढ़ाएगा आप काउंट करके बताएं, है ना। तो दोस्तों चलिए बनाने का कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें क्या पूछ रहा है, ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वोल्टेज कितना होगा, तो हमें द्वितीयक वोल्टेज के लिए इसको इस फार्मूला को बनाना होगा। तो द्वितीयक वोल्टेज को देखिए, ये हमने पक्षांतर करके तिर्यक गुणा करके हमने रखा हुआ है। हमें ज्ञात करना है सेकेंडरी कॉइल, है ना, सेकेंडरी वोल्टेज ज्ञात करना है। तो वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल है, देखिए वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल, इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल को यहीं पे रहने देते हैं और नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल को इधर ट्रांसफर करते हैं, है ना। तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल के बटे में चला जाएगा नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल और गुणा में होगा वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल। देखिए ध्यान से देखिए, हमें क्या ज्ञात करना है, प्रश्न में क्या दिया है, ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वोल्टेज यानी कि आउटपुट करंट क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, है ना, कितना बढ़ेगा। तो देखिए वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल हमें ज्ञात करना है, तो नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल को इधर पक्षांतर करेंगे। जब हम इधर इसको पक्षांतर करेंगे तो नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल के बटे में चला जाएगा, ये देख नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल के बटे में नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल आएगा और इनटू में वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल आ जाएगा, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल। तो ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया है इस प्रश्न को हल करने के लिए। अब दोस्तों सीधा सीधा हम क्या करते हैं, सीधा सीधा हम मान रखते हैं। तो दोस्तों वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल कितना है, 40 लूप वाला सेकेंडरी कॉइल, 40 है ना, तो सेकेंडरी कॉइल का है ना 40। नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल कितना दिया हुआ है, तो 20 लूप वाला दिया हुआ है। वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल क्या दिया हुआ है इनटू में, तो वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल दिया है हमारा 12 वोल्ट, 12। देखिए अब हल करते हैं, ये तो हो गया 20 से कम 20, 20 दूने 40 और 12 दूने 24, 24 वोल्ट, अर्थात वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल हमें 24 वोल्ट प्राप्त हुआ, है ना। देखिए ध्यान से देखिए हमने क्या किया है, हमने किया है इस फार्मूला में सीधा सीधा हमने मान रख दिया है नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल बटे नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल गुणा वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल, है ना, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल जो कि पूरा प्रश्न में दिया हुआ है, हमने मान रखा है ना। 20 एकम 20, 20 दूनी 40 और 12 दूनी 24, 24 वोल्ट, अर्थात जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को बढ़ा देता है वो 12 वोल्ट के 12 वोल्ट जो इनपुट वोल्ट है उसको 24 वोल्ट जस्ट डबल कर दिया है ना, क्योंकि वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस फार्मूला से एक सेकंड क्वेश्चन हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों अभी हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्रश्न को हल किया था, अभी हम देखते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्रश्न को कैसे हल करेंगे। प्रश्न में क्या लिखा है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में 50 लूप वाली एक प्राथमिक कुंडली, 10 लूप वाली एक द्वितीयक कुंडली, है ना, और 15 वोल्ट का प्राथमिक वोल्टेज दिया जाता है उसको, इनपुट उसका वोल्टेज कितना है 15 वोल्ट का। तो ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वोल्टेज क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है अर्थात वोल्टेज को कम करेगा वो, है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप वो बढ़ा देता है, स्टेप डाउन जो है घटा देता है। दोस्तों ये हमारा ट्रांसफार्मर का फार्मूला है, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल बटे वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल बटे नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। दोस्तों इस फार्मूला को हम इसके पैटर्न में लिखेंगे, जैसे हमें क्या ज्ञात करना है, द्वितीयक वोल्टेज ज्ञात करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले तो तिर्यक गुणा करेंगे, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल इंटू नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू
इंटू वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ये तो वो है, इसको हमने तिर्यक गुणा करके निकाला है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें निकालना है, द्वितीयक वोल्टेज ज्ञात करना है। तो द्वितीयक वोल्टेज, जो वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल है, उसको हम यहीं पे रखेंगे और हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल बटे नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल इनटू वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वोल्टेज ज्ञात करना है, तो हमारा ये क्या है, द्वितीयक वोल्टेज है ना, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल और नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल बटे नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल इनटू वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल। अब इस सूत्र में हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इस सूत्र में सीधा सीधा प्रश्न से मान उठाकर रख देंगे। वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल हमें ज्ञात करना है, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल क्या दिया है, देखिए ट्रांसफार्मर में 50 लूप वाली एक प्राथमिक कुंडली, 10 लूप वाली एक द्वितीयक कुंडली, अर्थात द्वितीयक कुंडली का मान कितना दिया है, 10 दिया है। और नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल कितना दिया हुआ है, 50 लूप वाली एक प्राथमिक कुंडली, अर्थात नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल कितना दिया है, 50 गुणा वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल क्या दिया है, 15 वोल्ट। दोस्तों, ये रहा 15 वोल्ट। इधर क्या चल रहे हैं हम, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ध्यान से देखिए। उसके बाद दोस्तों, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल हम ज्ञात कर रहे हैं। ये देखिए 15 एकम 15, सॉरी 5 तिया 15, 5 दहम 50, 10 10 कैंसल हुआ, 3 हमारा प्राप्त हुआ, 3 वोल्ट, है ना। ये हमने प्राप्त किया 3 वोल्ट, अर्थात जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को घटा रहा है, तो जो 15 वोल्ट का इनपुट वोल्टेज दिया गया है उसको वो घटा दिया है, 3 वोल्ट का कर दिया है। देखिए, तो ये रहा दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। दोस्तों, आज हमने ट्रांसफार्मर को कंप्लीट जानने का प्रयास किया है ना। और इस वीडियो में दोस्तों, इस क्लास में जो है इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।